हेलो स्टूडेंट्स, अगला चैप्टर आज हम लोग डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। इसमें दो पार्ट है। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक, और इसका जो एक पार्ट है इधर उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल आइडिया पढ़ना है। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, आउटकम किसको कहते हैं। डाटा हैंडलिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है। तो हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे कि किसी भी डाटा को बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टोग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग नया हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, डबल बार ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ेंगे। इसमें ये तब होता है जब हमारे पास नंबर्स ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग जानें कि डेटा किसको कहते हैं। डेटा का मतलब है इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फिगर में हो, न्यूमेरल फिगर में हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरल फिगर में हो उसको यदि हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग डेटा कहेंगे। तो हम लिखे हैं डेटा का डिफिनीशन, कलेक्शन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंस और एनालिसिस इज कॉल्ड डाटा। तथ्य के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन हो, ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन ले ली है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उचित होगा यहाँ लिखना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, माने तथ्यात्मक, तथ्य के आधार पर आधारित इन्फॉर्मेशन जो हो उसको कलेक्शन करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। डेटा इज यूजुअली कलेक्टेड इन द context of a situation that we want to study, और इसको हम एनालिसिस करते हैं सिचुएशन के आधार पर। डाटा कैन also be represented graphically to give a clear idea of what it represent। किसी भी डाटा को हम लोग ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसके द्वारा उसको एनालिसिस करना मोर कन्वीनियंट, मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और जितने भी तरीका है उसको हम बारी बारी से पढ़े। 7th क्लास में अपने पिक्टोग्राफ पढ़ा था। तो पिक्टोग्राफ का मतलब होता है पिक्चर के द्वारा ग्राफिंग करना। इट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिम्बल। सिम्बल के द्वारा, सिम्बल का फोटो या पिक्चर बना करके हम किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है जहाँ कार बन रहा है या साइकिल बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, तो कुछ महीनों का यदि हम प्रोडक्शन जानना चाहें तो उसको लिखना कठिन हो जाएगा। तो उसको हम क्या करते हैं? पिक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ स्केलिंग कर देते हैं। जैसे 100 कार को हम 1 सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी सिंबल अपना मन से बना सकते हैं। छोटे क्लास में कार का फोटो बना हुआ रहता है। आप फ्री हैं कोई भी सिंबल, तो मान लीजिए कि एक हम पहिया जैसा, ये सर्किल जैसा बहुत सा स्पोक लगा हुआ बना देते हैं जिसको हम इस फिगर को कार के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक फिगर बता रहा है 100 कार्स। जैसे मान लीजिए 100 कार दिखाना हो तो हमको 100 बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको स्केलिंग कर देते हैं। 100 कार के लिए एक चित्र बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कितना चित्र बना हुआ है। 2 कंप्लीट चित्र बना हुआ है और एक हाफ बना हुआ है। तो एक के लिए 100 कार है, 2 के लिए हो जाएगा 200 और हाफ के लिए 50। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है
250। यहाँ 3 कंप्लीट सर्किल है या व्हील है तो ये 300 हो जाएगा। यहाँ 4 कंप्लीट है तो यहाँ 400 हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन हो गया, हाउ मेनी कार्स वेयर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर में देखिए कितना कार का प्रोडक्शन हुआ। तो 4 फिगर है, 1 2 3 4। एक फिगर रिप्रेजेंट करता है 100 कार का, तो 4 फिगर रिप्रेजेंट करेगा 400 कार का। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस। किस महीने में सबसे ज़्यादा संख्या में कार का उत्पादन हुआ। तो देख लीजिए 250 है, 300 है, इसमें 400 आएगा तो सितंबर लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। डेटा को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है बार ग्राफ के द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि हम इक्वल लेंथ का बार मतलब रॉड जैसा फिगर बनाते हैं ग्राफ पर। एक लाइन एक्स और वाई एक्सिस खींच देते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और उसको एक वर्टिकल एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर या वर्टिकल एक्सिस पर भी एक रीडिंग को लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर दूसरे रीडिंग को लेते हैं। तो बार ग्राफ के द्वारा यदि डिस्प्ले करके हम बतावें, डाटा को रिप्रेजेंट करें, तो उसको बार ग्राफ करते हैं। इसलिए लिखे हैं, ए ग्राफ ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। और बार का जो हाइट होगा वो क्या होगा, डाटा के वैल्यू के प्रोपोर्शन में होगा। जैसे एग्जाम्पल को हम डील करेंगे तो समझ जाएंगे, बार आर ऑफ इक्वल विड्थ, और ये बार जो होना चाहिए समान चौड़ाई का होना चाहिए, अलग अलग चौड़ाई का नहीं। जैसे एकेडमिक ईयर्स है 2003 4 4 5 5 6 6 7 7 8, और उस एकेडमिक ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। क्लास किसी स्कूल के बारे में है डेटा कि अलग अलग सालों में 8वें क्लास में उस स्कूल के 8वें क्लास में कितने स्टूडेंट थे। तो 2003 और 4 के सेशन में बोल रहा है, ये रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ 100 स्टूडेंट थे। तो 2003-4 के सामने हम एक बार बनाएंगे और इसको स्केलिंग हम कर देंगे अपने मन के अनुसार से, और 100 स्टूडेंट के सामने 100 के पर जा करके, मतलब बार का जो लेंथ होगा वो स्टूडेंट के संख्या के प्रोपोर्शन में होगा। देखिए 2004-5 में कितना है, 200 स्टूडेंट है। 5-6 में सेशन में कितना है, 250 है। 6-7 सेशन में कितना है, 300 है, और ये 350 है। अब ये ग्राफ को क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाए और पूछे, क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ जो दिया गया है वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो लिखेंगे, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स। प्रत्येक अलग अलग सालों में, है ना, 8वें क्लास में कितने स्टूडेंट रहे थे, उसका इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है। दूसरा है, क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम। किस साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट में वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ। तो आप देख लीजिए, और सब सालों में 50-50 के हिसाब से स्टूडेंट का बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन 2004-5 के सेशन में उससे पहले वाला सेशन 3-4 है 100 था, और ये बढ़ कर के 200 हो गया। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट में दाखिला लेने का जो है वो 2004-5 में है। बस वही लिख देंगे आंसर 2004। 100 स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इन विच ईयर इज द, यहाँ इंक्रीज लिखा गया था, आपको जो भेजे हैं उसको काट दीजिएगा, है ना, वो इंक्रीज नहीं होगा। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
मैक्सिमम किस साल स्कूल में मैक्सिमम स्टूडेंट का हुआ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट 2007-08 में हुआ, तो वही लिख देंगे 2007-08। अब इसी में दूसरा है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या है कि दो बार ग्राफ बनाते हैं, उसमें चिन्हित कर देते हैं अलग अलग दिखने के लिए। एक को हम प्लेन रखते हैं, दूसरा को हम शेड कर देते हैं, और ये कोई 2 साल का या कोई 2 विषय का या कोई एक ही विषय के 2 अलग अलग सालों में कंपैरेटिव या तुलनात्मक इंफॉर्मेशन हमको देता है। ए बार ग्राफ शोइंग 2 सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली, कोई भी जो डबल बार ग्राफ होता है या बार ग्राफ होता है वो दो डाटा के 2 सेट को एक ही साथ यदि दिखा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डबल बार ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे। इट इज़ यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ द डाटा, और ये किसमें महत्वपूर्ण है, डाटा को कंपैरिजन करने में महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग विषय में मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी में जो मार्क्स लाया है 2005-06 में और 2006-07 सेशन में, है ना, वो आपको दिखाया गया है। तो देखिए कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट का मैथ में 2005-06 के सेशन में है कितना, ये है 2005-06 में है प्लेन वाला और 2006-07 में है शैडो वाला, तो 30 मार्क्स लाया है मैथ में और 5-6 वाला सेशन में लाया है 30 मार्क्स, और 6-7 वाला सेशन में लाया है ये डैश वाला है 60 मार्क्स। मतलब इस स्टूडेंट का पिछले परीक्षा के पिछले एग्जामिनेशन की तुलना में देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट है। फिर मैथ के केस में फिर एसएसटी में क्या है, एसएसटी में 5-6 सेशन में लाया था, पिछले क्लास में लाया था, मान लीजिए वो दिया हुआ है 50 मार्क्स सोशल स्टडी में, और अगले साल के 6-7 के सेशन में लाया है वो सोशल स्टडी में मान लीजिए कि 55 मार्क्स। तो इस तरह से इसका भी सोशल स्टडी में इम्प्रूवमेंट है। उसी तरह साइंस में भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हिंदी में देखिए 5-6 में लाया था 60 मार्क्स और 6-7 में भी लाया 60 मार्क्स। मतलब हिंदी में वो कोई विशेष कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया, जैसा पिछले साल में था वैसा इस साल भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो डाटा को कंपैरिजन करने के लिए हम लोग डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट, किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा हुआ। तो देखिए 30 से लेकर के 60 है ना, 30 से लेकर के 60 लाया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें कम हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस पार, मतलब इक्वल है, कोई परफॉर्मेंस सेम है, तो वो हिंदी के लिए है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डाटा में। ऑर्गेनाइजिंग डाटा मतलब डाटा को ऑर्गेनाइज करना। जनरली डाटा वी कलेक्ट इन ए अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डाटा। जैसे कोई भी डाटा हम लेते हैं या किसी के द्वारा मंगवाते हैं तो वो अरेंज नहीं रहता है, जैसे तैसे रहता है, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। उसी डाटा को हम यदि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या फिर नंबर में है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइज डाटा कहते हैं। वी नीड टू ऑर्गेनाइज डाटा सिस्टमेटिकली टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, तब जाकर के उसका एक मतलब निकलता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्ट वेयर एज लिस्टेड बिलो। कुछ स्टूडेंट का ग्रुप है, उससे पूछा गया कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो किसी ने कहा आर्ट, किसी ने कहा मैथ,
किसी ने साइंस कहा, किसी ने इंग्लिश कहा, किसी ने मैथ कहा, फिर किसी ने आर्ट कहा, फिर किसी ने इंग्लिश कहा। इस तरह से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हो जाएंगे जितना कि और अलग अलग बोला गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि आर्ट वाला कितना स्टूडेंट है, मैथ वाला कितना स्टूडेंट है, साइंस वाला कितना स्टूडेंट है। तो इसको अरेंज कर लेंगे, पहले जो आर्ट लिखे, फिर आर्ट खोज करके कॉमा दे के आर्ट लिख लेंगे। फिर जहाँ जहाँ है देखिए आर्ट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 स्टूडेंट आर्ट पसंद करता है। इसी तरह मैथ पसंद कर लें तो जो सबसे ज़्यादा मतलब कि जो एक सब्जेक्ट को प्रीफर करता है उसका वो उसको जितना बार करता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा है, व्हिच इज़ द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पसंद किया है। तो इसको हम गिन लेंगे कि आर्ट कितना बार है, मैथ कितना बार है ना। तो वही होगा, टू मेक इट ईजी टू आंसर एबव क्वेश्चन वी अरेंज द डाटा इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। उसको हम टेबल में टैली मार्क्स के द्वारा अरेंज कर लेंगे। जैसे इस तरह से टेबल बनाएंगे, इस तरह से सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में कौन कौन सब्जेक्ट था, आर्ट था, मैथ था, साइंस था, इंग्लिश था, 4 सब्जेक्ट था। अब आर्ट पसंद करने वाले 7 स्टूडेंट हैं तो हम एक स्टूडेंट के लिए एक लाइन, दूसरा के लिए दूसरा लाइन, तीसरा के लिए तीसरा लाइन, चौथा के लिए चौथा लाइन। अब पाँचवा के लिए जो पाँचवा लाइन देंगे वो डायगोनल इसको क्रॉस कर देंगे, कर देंगे, है ना, ताकि हमको गिनने में आसानी हो। फिर तो ये 5 एक ये ग्रुप हो गया, 5 स्टूडेंट का हो गया। और फिर उसके बाद 2 फिर यदि 5 होता तो उसको 5वां लाइन से काट देते और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 7, 5, 6, 4। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टूडेंट है जो कौन विषय को स्टूडेंट पसंद करता है, आर्ट को, वो 7 है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। द नंबर ऑफ टाइम्स दैट ए पार्टिकुलर एंट्री अकर्स इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो आर्ट का फ्रीक्वेंसी हो गया 7, मैथ का हो गया 5, साइंस का हो गया 6 और इंग्लिश का फ्रीक्वेंसी हो गया 4। द टेबल मेड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से जो टेबल बना लेते हैं इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंट्री अकर्स। ये बताता है कि कोई पार्टिकुलर डाटा कितना बार एंट्री लिया है। ग्रुपिंग डाटा अब है दूसरा तरीका है कि ये जब डाटा को हम ग्रुप की स्थिति में करते हैं। यदि मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन डाटा का संख्या बहुत ज़्यादा हो, 1000, 2000, 20,000, 50,000 हो, तो सारे डाटा के लिए अलग अलग एंट्री करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, 10-10 ग्रुप या 20-20 ग्रुप या 50-50 ग्रुप या जरूरत पड़े तो 100-100 ग्रुप में हम उसको बांट देते हैं। और उस तरह से जो डाटा बनता है उसको ग्रुप डाटा बोलते हैं। इफ़ वी हैव टू डील विथ ए लार्ज डाटा, यदि हमको बहुत ज़्यादा भारी संख्या में डाटा को डील करना है, द टेबल विल बी टू लॉन्ग इफ़ वी मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर ईच। तो उस ख्याल से यदि हम टेबल बनावें, है ना, तो बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। सो फॉर कन्वीनियंस, इसीलिए सुविधा के लिए, कन्वीनियंस मतलब सुविधा के लिए, वी मेक ए ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस and obtain a frequency distribution for the number of observation following each group। और ग्रुपिंग करके जो जितना संख्या में एक ग्रुप में आता है उसको हम डाटा बनाते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, मार्क्स ऑफ 10 by 60 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर। सुविधा के लिए 60 ही लिया गया है, या 600 भी हो सकता है, 6000 भी हो सकता है। चलिए इसको ग्रुपिंग कैसे करते हैं। मान बोल रहा है कि 60 स्टूडेंट का मार्क्स आपको दिया गया है ना, तो उस मार्क्स को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। तो किसी एक विषय का मार्क्स हो या क्या हो वो नहीं दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए कैसे मार्क्स है, किसी एक स्टूडेंट का मार्क्स है 21, दूसरे का है 10, तीसरे का है 30, चौथे का है 22। इस तरह से ये टोटल मार्क्स है। सबको गिनिएगा तो कितना हो जाना चाहिए, 60 हो जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट का संख्या 60 है। अब इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रुपिंग कर लेते हैं।
तो मान लीजिए इसको 10 से भाग दे देते हैं तो 6 ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो 10 ग्रुप कर लेते हैं 0 से 10, 0 to 10। अब 0 से ले कर के 10 स्टूडेंट में जो स्टूडेंट आएगा उसको हम इस ग्रुप में रखेंगे। फिर 10 से 20, 10 से ले कर के 20 से पहले 20 को छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि इसमें कोई एक को छोड़ना होगा। जैसे इसको हम छोड़ देते हैं तो 0 से ले कर के 10 से पहले वाला 9 तक, यदि इसको हम ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, तो ये 10 नंबर लाने वाला 2 बार एंट्री हो जाएगा, इसीलिए हम हायर लिमिट को छोड़ देते हैं। ऑब्जर्वेशन। फिर 10 से 20 एंड सो ऑन। तो इसको हम ग्रुप बना लेंगे 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। अब हम लोग देखेंगे कि 0 से लेकर के 10 के अंदर 10 को छोड़ देना है ना, 10 को छोड़ देना है। 0 से ले करके 10 के पहले तक कितना स्टूडेंट है, तो यहाँ देखते हैं। यदि इसको पहले अरेंज कर लेना चाहिए था। तो 0 से लेकर 10 तक मात्र 2 स्टूडेंट है, 10 से पहले 9 तक 2 स्टूडेंट है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 2। और 10 और 20 के ग्रुप में कितना स्टूडेंट है, तो 10 स्टूडेंट है। फिर 20 और 30 के ग्रुप में कितना है, तो 21 है। इस तरह से ये टोटल 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 है। तो इस तरह से ग्रुपिंग करना आसान हो जाता है। यदि हम अलग अलग करें तो बहुत लंबा टेबल हो जाएगा। डाटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म द एबव टेबल फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड इजी। इस रूप में डाटा को जब बना लेते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड बिटवीन 20 एंड 40। ज़्यादा देखिए 20 और 40 के बीच में लाने वाला स्टूडेंट का संख्या 21 है, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट, इससे हमको ये फिर इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट का नंबर 20 या 20 से ज़्यादा 30 से कम पहले तक है, मतलब ऐसे स्टूडेंट का संख्या 21 है। एक इन्फॉर्मेशन ये हुआ। 8 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड सो ऑन। बोल रहा है कि यहाँ पता चला कि टोटल मार्क्स का संख्या क्या है, 50 है। तो 40 से ज़्यादा लाने वाला स्टूडेंट 8 है ना। 40 से ज़्यादा लाने वाला, 40 या 40 से ज़्यादा लाने वाला स्टूडेंट 8 है, क्योंकि 40 को हम छोड़ देंगे। फिर क्या है, और इसी तरह द ग्रुप इन विच ईच इंटरवल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड इंटरवल। द ग्रुप इन विच ईच इंटरवल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जितने ग्रुप में हम पूरे डेटा को ग्रुप कर देते हैं उसको क्लास इंटरवल कर देते हैं। जैसे यहाँ 10 के ग्रुप में ग्रुपिंग किए हैं, प्रत्येक ग्रुप में 10 स्टूडेंट है। ऑब्जर्व दैट 10 अकर्स इन बोथ द क्लासेज, दैट इज 0 to 10 एंड 10 to 0, सो वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट कॉमन ऑब्जर्वेशन विल बिलोंग टू हायर क्लास। और इसमें हायर क्लास कॉमन में है, दोनों में है। 10 बिलोंग्स टू क्लास इंटरवल। इन दिस क्लास इंटरवल 10 is called the lower class limit and 20 is called upper class limit। कोई भी क्लास लिमिट बाएं तरफ जो रहेगा उसको लोअर क्लास लिमिट कहेंगे, दाहिने तरफ वाला को हायर क्लास लिमिट कहेंगे। और जो एंट्री हम जो डाटा को गिनेंगे वो हायर क्लास इंटरवल को वाले में जो पड़ेगा उसको छोड़ देंगे। एंड 20 इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इज इक्वल। और कोई भी क्लास इंटरवल में दोनों का अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का अंतर सेम रहता है।
द विड्थ ऑफ और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जिसको हम क्लास इंटरवल का साइज कहते हैं। बार्स विथ डिफरेंस, अब अलग अलग लेंथ के बार के द्वारा भी जो कंटिन्यूअस में हो, एक दूसरे से क्लोज हो, उसके द्वारा डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेट अस अगेन कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट टेबल ऑफ 10/60 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो 60 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स का में जो मार्क्स लाया है, उस ग्रुप को हम बार ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम ग्रुप बना लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब 0 to 10 है ना, जिसमें 10 नहीं आएगा, 10 आएगा इसके लिए 0 to 10 जो है में सिर्फ 2 स्टूडेंट है, तो वाई एक्सिस पर हम स्टूडेंट का संख्या, हम 2 स्टूडेंट तक इसका लेंथ में हम इसका बार बना देते हैं। 10 से 20 वाला में कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, तो 10 तक उसका हम बार हाइट बना देते हैं। और इसी तरह प्रत्येक ग्रुप का उसके मार्क्स जो लाए उसके प्रोपोर्शन में उसका लेंथ क्रिएट करते हैं। देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एज देयर इज नो गैप बिटवीन क्लास इंटरवल। चूँकि कोई भी क्लास इंटरवल में गैप नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी बार में इंटरवल गैप नहीं है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। इसके द्वारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका नाम हिस्टोग्राम है। Jagged line is used along horizontal line if grouping of data does not start with 0। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए कि हम 0 से स्टार्ट नहीं करें, हम 10 से स्टार्ट करें, ऐसा हो कि 10 नंबर से कम कोई नहीं लाया है, तो हम ग्रुपिंग को 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम 0 से लेकर के चूँकि 10 तक कोई स्टूडेंट नहीं है, इसलिए इसको हम जैग्ड लाइन, जिग जैग पाथ बना देते हैं। अगला टॉपिक है, और इससे संबंध में जो अभी हम पढ़ाए है ना, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो 5.1 है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला टॉपिक है सर्किल ग्राफ का या पाई चार्ट। सर्किल के द्वारा किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना है ना, सर्किल ग्राफ कहलाता है, या उसी को फिर पाई चार्ट कहते हैं। ए सर्किल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट। हेयर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। Size of each sector is proportional to the activities of information। क्या है कि एक सर्किल को हम पूरा पार्ट मान लेते हैं, होल मान लेते हैं, और उस सेंटर से है ना, अलग अलग सेंटर से अलग अलग एंगल के द्वारा जो सेक्टर का एरिया बनता है, उसको हम डाटा में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो डाटा जितना डिमांड कर रहा है उतना एरिया का एंगल बना करके बना देते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, द टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे। एक बच्चा है ना, जो प्रत्येक दिन का उसका रूटीन क्या है वो आपको दिया हुआ है, और उसको आपको पाई चार्ट में व्यक्त करना है, या पाई चार्ट में दिया हुआ है तो उसके बारे में क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको लिखना है। एक ही बात है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, एक सर्किल है, यहाँ सेंटर O है ना, इतने बड़े सेक्टर, इस एंगल का, इतने एंगल के सेक्टर में, सेक्टर किसको कहते हैं वो जान लो। सेंटर पर है ना 2 रेडियस
और उससे रिलेटेड आर्क के बीच में जो एरिया बनता है उसको सेक्टर कहते हैं। दो रेडियस, एक रेडियस ये हो गया एक, ये दोनों रेडियस बराबर होते हैं क्योंकि सर्किल के रेडियस बराबर होते हैं, और इससे रिलेटेड आर्क जो है सो ये हो गया, तो इसके बीच जो एरिया बना वो सेक्टर का एरिया कहलाता है। तो इसमें लिखा हुआ है स्लीप माने सोना, और लिखा हुआ है 8 आवर। एक बच्चा 24 पर डे में आवर कितने होते हैं 24। तो आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि पाई चार्ट के द्वारा कि एक दिन में प्रत्येक कोई बच्चा है जो 8 घंटा सोता है। होमवर्क का दिया हुआ है 4 आवर, फिर अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए 3 आवर है, खेलने में वो 3 घंटा बिताता है, और 6 घंटा स्कूल में रहता है। तो इसको पाई चार्ट के द्वारा आप दिखा सकते हो, है ना, या इसका करस्पॉन्डिंग एंगल के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं आवर। यदि ये एंगल दिया हुआ हो तो उसको हम आवर में उधर, क्योंकि पूरा एरिया को हम 24 आवर कर लेंगे और पूरे एंगल को हम 360 डिग्री कर देंगे, और प्रत्येक 360 डिग्री में, हाँ 360 डिग्री चूँकि 24 आवर को रिप्रेजेंट करता है तो निकाल लेंगे कि 1 डिग्री कितने आवर को रिप्रेजेंट करता है, और फिर जितना जितना एंगल दिया हुआ है वो एंगल उसके कोरस्पॉन्डिंग में हम उसका निकाल लेंगे। द प्रोपोर्शन ऑफ सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंट इन स्लीपिंग, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स होल डे। तो नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर 8 है, होल डे 24 आवर हुआ, तो 1/3 माने पूरा समय का वो 1/3 भाग बच्चा सोता है। सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्किल, इसीलिए सर्किल के पूरे एरिया का ये 1/3 भाग स्लीप सोने में लगा के लिए बनाया हुआ है। कैन यू फाइंड द परफॉर्मेंस प्रोपोर्शन ऑफ सेक्टर ऑफ आवर्स स्पेंट इन स्कूल, स्कूल में कितना है, देखिए 6 घंटा है, तो कितना हो गया, पूरा का कितना भाग गया 6/24 आवर होगा। फिर प्ले का हो जाएगा 3/24 हो जाएगा, मतलब पूरे दिन का कितना भाग वो अलग अलग काम में बिताता है उसको रिप्रेजेंट करना सर्किल के द्वारा ये पाई चार्ट कहलाता है। ए सर्किल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड पाई ग्राफ, सर्किल ग्राफ को हम पाई चार्ट भी कहते हैं। ड्रॉ पाई ग्राफ कैसे निकालेंगे, है ना, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेना है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ बच्चे से का सर्वे किया गया कि तुमको मान लो कि कौन सा फेवरेट का आइसक्रीम पसंद है, तो फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन गिवन परसेंटेज एज फॉलोज। तो चॉकलेट फ्लेवर का 50% स्टूडेंट ने समर्थन किया कि हमको वो चॉकलेट पसंद है जिसका वो आइसक्रीम पसंद है जिसका फ्लेवर चॉकलेट जैसा हो। फिर 25% स्टूडेंट वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद करता है, और अदर का 25% करता है। तो इसको पाई चार्ट के द्वारा दिखाना है। तो क्या करेंगे कि अपना मन से कोई भी रेडियस का सर्कल खींच देंगे। द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 360। कोई भी सर्किल छोटा हो या बड़ा हो उसको सेंटर पर का एंगल 360 होता है। द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर विल बी, जैसे चॉकलेट के 50% है तो 50/100 ये भागा हो पर फ्रैक्शन में आ गया हाफ, तो 360 का हाफ की जगह तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री चॉकलेट फ्लेवर करता है। तो एक सर्किल खींच देंगे और सेंटर से एक लाइन खींच देंगे सरकमफ्रेंस पर, और इसको आगे बढ़ा देंगे डॉट डॉट, तो 180 ये हो जाएगा। तो आधा स्टूडेंट आपको चॉकलेट के लिए प्रीफर करता है। वेनिला के लिए 25 है, तो 25/100 1/4 एंगल को एंगल में निकालेंगे तो 360 डिग्री का 1/4 करेंगे तो 90 डिग्री। तो फिर यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और इसमें हम लिख देंगे वेनिला। फिर अदर फ्लेवर में
बचा हुआ 25% हो जाएगा। इस तरह से पूरा आपको 100% पूरा देना है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो स्टेप में देख लिए, ड्रॉ ए सर्किल विथ एनी कन्वेनियंट रेडियस। अपने मन के अनुसार कोई भी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। मार्क इट्स सेंटर ओ एंड ए रेडियस ओ। सेंटर को मार्क कर लेंगे और एक लाइन खींच करके ये रेडियस हो गया। दूसरा स्टेप में क्या कर लेना, द एंगल ऑफ सेक्टर फॉर चॉकलेट इज 160। और ये चार्ट जो बना लेंगे डाटा के हिसाब से टेबल बना लेंगे, उसमें चूँकि चॉकलेट फ्लेवर के लिए 180 डिग्री है तो 180 डिग्री इसमें से निकाल लेंगे। इसमें लिख देंगे हम चॉकलेट, है ना, ये लिख दिया यहाँ पर चॉकलेट। फिर क्या है कि वनीला के लिए है 25% के लिए सेंट्रल एंगल क्या आता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना करके ये हो गया आपका 90 डिग्री वनीला के लिए। ये हो गया 90 डिग्री वनीला के लिए। फिर चूँकि 360 ही डिग्री बचता है और अब मात्र एक फ्लेवर बचा हुआ है, तो जो अदर फ्लेवर जो होगा वो भी 90 डिग्री सेक्टर एंगल लिखा होगा, तो इसमें अदर फ्लेवर लिख देंगे। तो इस तरह से इतने कितना मेथड हो गया, सर्किल ग्राफ हो गया, फिर आगे हो जो बताए पहले वो हिस्टोग्राम हो गया, फिर क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, फिर बार ग्राफ हो गया, फिर डबल बार ग्राफ हो गया, फिर पिक्टोग्राफ हो गया। तो इस तरह से इतने तरीके से आपको, है ना, डाटा को हैंडलिंग करना है। जो कुछ आपके सिलेबस के हिसाब से ये डाटा हैंडलिंग जहाँ तक पढ़ना है उसको हमने बता दिया। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे पहला डाटा हैंडलिंग में 5.1 बना लेना है। फिर सर्किल ग्राफ के लिए आपको 5.2 बना लेना है। बहुत आसान है, जो नहीं बनेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लेना है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, जिसको मैथमेटिक्स ऑफ चांस कहते हैं, है ना, चांस का मैथमेटिक्स। तो हम लोग इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।